नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे। आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिल खुश करने वाला एक जजमेंट किया और उस जजमेंट को उन्होंने डिटेल में लिखा और कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, उस बेंच में ऑनरेबल जस्टिस मुनीर भी शामिल थे। अब ऑनरेबल जस्टिस मुनीर आप समझ सकते हैं कि उनके नाम से ही पता लग रहा होगा, लेकिन दो जजेस की बेंच ने जिस प्रकार हिजाब को लेकर पूरा एक्सप्लेनेशन दिया, हिजाब को लेकर जिस प्रकार से पूरी एक एनालिसिस लिखी, मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के पास ये जो मामला जाने वाला है या फिर बड़ी बेंच पर पहुंचने वाला है, ये या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उसको बड़ी बेंच बनाने वाले हैं, क्योंकि हमें सबको याद होगा कि अभी पीछे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच के सामने मामला गया था और वो कर्नाटक का मामला था। कर्नाटक के उस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास एक सवाल था और सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस की बेंच ने उसको ये कहते हुए मतलब दोनों के अलग अलग ऑर्डर आए थे और सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस ने, एक ने कहा कि भाई इक्वलिटी होनी चाहिए, दूसरे ने कहा कि इक्वलिटी तो ठीक है लेकिन उस इक्वलिटी के साथ फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, तो वो फंडामेंटल राइट होना चाहिए। इसलिए इस मामले में अगर हम कहीं से कोई बात कहते हैं तो जुडिशियल अप्रोच 2022 से लेकर अभी तक यानी कि 2026 तक, हालांकि एक बात मैं आपको याद दिला दूं कि केरल में 2026 में ही, संभवतः ये सरकार बनने के बाद या सरकार बनने से पहले 2026 में ही 2022 के मैंडेट को ओवर पास कर दिया था और ये कहा था कि ये जो रिलीजन है, रिलीजन को फेथ मिलना चाहिए, सभी रिलीजन्स को समानता से रखना चाहिए और अगर ये सभी रिलीजन हैं तो फिर ऐसी परिस्थिति में हम किसी को मना नहीं कर सकते कि वो हिजाब पहने के ना पहले। तो 2022 से लेकर अभी तक के अप्रोच की बात हम लोग करने जा रहे हैं और ये जो जजमेंट अभी हाल ही का आया है, ये मुझे लगता है कि एक बड़ा जजमेंट है। पैरामीटर्स क्या हैं लिमिटेशन के, ये हम लोग तय करेंगे या हाई कोर्ट ने तय किया कि हिजाब है या स्कार्फ की बात करें, टर्बन की बात करें या फिर सेक्रेट थ्रेड की बात करें जो कलाबे की बात करती है, रुद्राक्ष की बात करें या शिवधारा की बात करें, ये बहुत सारी चीजें हैं। इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड किन किन मामलों में है, स्टूडेंट की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, कोर टीचिंग प्रोसेस क्या होगा या ओवरऑल कैंपस का डिसिप्लिन मेंटेन रहना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल सिक्योर रहना चाहिए, ये अभी तक तय है। खास तौर से वो चीजें जो साफ तौर से दिखाई देती हैं, जो रिलीजियस आइडेंटिटी को बहुत बहुत ज्यादा करती हैं और जो अभिन्न अंग नहीं है, उनके विषय में ये विषय आता है। हुआ क्या कि कर्नाटक में ऑफिशियली 2022 में जो कर्नाटक सरकार का जजमेंट था, जो ऑर्डर था, उसको बाईपास कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के स्टेलमेट को भी बाईपास कर्नाटक ने कर दिया मई 2026 में, चूंकि कर्नाटक में सरकार हम सब जानते हैं क्या है और कर्नाटक का जजमेंट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट बनता है। सुप्रीम कोर्ट की जब मैं स्प्लिट की बात करता हूं कि स्प्लिटिंग ऑर्डर आया दो जजेस का एक एक की बेंच से, तो आर्टिकल ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट है फीमेल एजुकेशन लेने का। ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता ने उस समय कहा था कि हाई कोर्ट ऑर्डर जो है वो दैट यूनिफॉर्म ड्रेस कोड प्रमोट इक्वालिटी एंड डिसिप्लिन, जो भाई सबके बीच में जब बच्चे हैं तो उनके लिए, इसलिए क्लास शब्द इस्तेमाल किया जाए। स्कूल और क्लास, स्कूल का मतलब होता है एक ही प्रकार के एक जगह पर रहने वाले लोग या पढ़ने वाले, लिखने वाले या विचार करने वाले लोग, और उसके अंदर क्लासिफिकेशन करना, पहली क्लास दूसरी क्लास थी। तो स्कूल का मतलब होता है एक विचार और वो है एजुकेशन, एजुकेशन के अलावा कुछ नहीं। तो जस्टिस हेमंत गुप्ता ने उस समय ये लिखा था, उन्होंने कहा कि नहीं देखिए भाई एक बात समझ लीजिए, फंडामेंटल राइट इन पब्लिक स्कूल्स आर इनहेरेंटली सब्जेक्ट टू द रीजनेबल इंस्टीट्यूशनल रेगुलेशन। और ये मामला दो जजेस की बेंच ने अलग अलग कर दिया था, इसलिए चीफ जस्टिस के पास भेज दिया गया और चीफ जस्टिस के पास जब चला गया तो अब चीफ जस्टिस या तो 3 की बेंच बनाए या 5 की बेंच बनाए। लेकिन उससे पहले
ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिर से इस पर एक ऑर्डर कर दिया और फिर उन्होंने कहा कि भाई, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने प्रॉब्लम क्या थी। पहले हम लोग कर्नाटक के हिजाब की बात कर लेते हैं। कर्नाटक में हम सबको याद है कि कर्नाटक का यह नाटक उडुपी से शुरू हुआ था। उडुपी में कुछ छात्रों के विषय में हम सबने देखा था कि कुछ छात्र उडुपी के मामले में उडुपी में ये चला था कि भाई हम हिजाब पहनकर अंदर जाएंगे, बच्चों ने उसका विरोध किया था, कुछ लड़कों ने बाहर कहा था, फिर वो महिलाओं के फंडामेंटल और ये सब बड़ा एक विवाद हमारे यहां चला था। उसके बाद यह मामला कर्नाटक हाईकोर्ट गया था, क्योंकि कर्नाटक में उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस समय इसका समर्थन किया था कि स्कूल के पास अपना ड्रेस कोड होता है, स्कूल का ड्रेस कोड स्वैच्छिक है, स्कूल जैसे चाहे वैसे चलाए। स्कूल या कॉलेज ने जब यह ड्रेस कोड कर दिया और कहा हिजाब बाहर रखना पड़ेगा, तो बच्चों ने उसमें ऊधम मचाना शुरू कर दिया। इंस्टीट्यूशनल ड्रेस कोड बनाम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात आ गई। आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 25। आर्टिकल 19(1) स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन में कपड़े पहनने का भी या एक्सप्रेशन करने का अधिकार होता है, और आर्टिकल 25 वो कहता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। इसलिए हमारे रिलीजन की फ्रीडम होने के नाते ये मामला भाई हम अपने जैसे चाहें वैसे पहनेंगे। तब मैंने उस समय भी कहा था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कह तो दिया, तो क्या हिजाब पहनकर सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस की जा सकती है? बुर्का पहनकर सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस की जाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए मैं धोती कुर्ता पहनकर जा सकता हूं? ये मेरा ट्रेडिशनल वो है। क्या मैं जा सकता हूं लंगोट पहनकर, जो कि हमारा लंगोट, धोती और बहुत ज्यादा ऊपर से बंडी कुर्ता, क्या मैं पहनकर जा सकता हूं? क्या सुप्रीम कोर्ट की या कोर्ट की जो यूनिफॉर्म है वो खत्म हो जाएगी? ऐसे बहुत सारे सवाल मैंने उस समय भी करे थे। लेकिन इसके बाद इंस्टीट्यूशनल ड्रेस कोड को मतलब वो सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच के पास चला गया। अभी क्या है कि ये मामला जो कर्नाटक में 2022 में उठा, वो मई 2026 में कर्नाटक सरकार ने जियो पास करके उसको अपास्त कर दिया। इसका मतलब यह था कि कर्नाटक हाई कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने, जिसने ये कहा था कि भाई यूनिफॉर्म जो है वो आर्टिकल 19(1)(a) कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है, आर्टिकल 25 भी राइट टू रिलीजन एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इसलिए सब्जेक्ट टू द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होता है। और सब्जेक्ट टू द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का मतलब यह होता है कि विद्यालय अपनी यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए ऐसा कर सकता है। 3 जजेस की बेंच थी, वही सुप्रीम कोर्ट में आया था। कर्नाटक सरकार ने, अभी ये जो कांग्रेस की सरकार बैठी, उसने उसको अपास्त करते हुए अपने यहां एक जियो पास कर दिया और परमिट कर दिया कि भाई अपने फेथ के अनुसार कपड़े पहन सकते। ये केरल ने भी किया था। अब एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस की बात आती है, जो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने बात आई। देखो, मैं जैसे कह रहा हूं कि ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट का जो 3 जजेस का जजमेंट था वो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में स्प्लिट वर्डिक्ट आ गई, तो फिर वही प्रभावी था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तो कोई वर्डिक्ट आई ही नहीं, वो तो अब बड़ी बेंच जब डिसाइड करेगी तब करेगी। लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट के 3 जजेस की बेंच का जजमेंट प्रिवेल करेगा, तो फिर कर्नाटक सरकार ने उसको पलट दिया जियो पास करके। अभी उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार का एक मैटर कर्नाटक ने जो बदला, उसी के नाटक को सुप्रीम कोर्ट ले आए, वो हाई कोर्ट ले आए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक डॉक्ट्रिन कि भाई एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है कि नहीं है, और जस्टिस मुनीर की अदालत में यह मामला पड़ा। 2 जजेस की बेंच थी, नो डाउट। सुप्रीम कोर्ट के, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन ही नहीं है, इसलिए ये यहां पर सवाल पैदा हो गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में क्वालिफाइड स्पेस, schools and courtrooms are qualified spaces where individual autonomy yield to collective discipline and institutional objectives. डिसाइड ये किया हाई कोर्ट ने और सारी परतें खोल दी। मतलब आप ये समझो कि उसके पीछे का जितना खेला था सारा खोल दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो है वो क्वालिफाइड स्पेस है, ये सार्वजनिक स्पेस नहीं है, ये क्वालिफाइड स्पेस है, और यहां सेकुलर यूनिफॉर्मिटी है। सेकुलर यूनिफॉर्मिटी मतलब कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर घुसने के बाद कोई रिलीजन नहीं है किसी का, यहां सेकुलर यूनिफॉर्मिटी है। अब कोई कलावा बांधता है वो अंदर छुप जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई मंगलसूत्र पहनता है अंदर छुप जाता है, कोई समस्या नहीं है। कोई तिलक लगाता है, इससे कोई समस्या नहीं पैदा होती। लेकिन जब यूनिफॉर्म, चूंकि यूनिफॉर्मिटी यूनिफॉर्म से है, तो यूनिफॉर्म जब कोई पहनकर कहेगा कि मैं यूनिफॉर्म की जगह पर जो स्कूल का
क्वालिफाइड स्पेस है उसकी जगह पर मैं हिजाब पहनूंगा या बुर्का पहनूंगा या मैं कुर्ता पजामा पहनूंगा या मैं चड्डी बनियान पहन कर जाऊंगा, तब समस्या खड़ी होती है। तब हाई कोर्ट ने कहा रिस्ट्रिक्शंस इनसाइड क्लासरूम आर डीम्ड प्रोपोर्शनेट एज स्टूडेंट्स रिटेन फुल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आउटसाइड स्कूल बाउंड्रीज। कोई अंदर जो मना किया गया है कोई समस्या नहीं, आप बाउंड्री के बाहर मर्जी हो वो करिए, लेकिन बाउंड्री के अंदर घुसने के बाद आप इसको मानना पड़ेगा। कर्नाटक हाई कोर्ट का जो जजमेंट था वो रेशमा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका था, जिसमें उसने कहा था ये नॉन एजेंशियल प्रैक्टिस है, एनईपी इसको कहते हैं, नॉन एजेंशियल प्रैक्टिस है। ये कोई एजेंशियल प्रैक्टिस तो है नहीं जो आप आर्टिकल 25 का सहारा ले रहे हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस रहते ही हैं, और ये कहा था एग्जीक्यूटिव कॉम्पिटेंट है, मतलब सरकार कॉम्पिटेंट होती है कि वो अगर चाहे तो नियम बनाए, चाहे तो नियम हटा दे, और इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी होती, इंस्टीट्यूशन ये तय करेगा कि उसके यहां कैसा होगा। अब कर्नाटक के बाद केरल हाई कोर्ट की बात करें। केरल हाई कोर्ट ने भी प्राइवेट स्कूल यूनिफॉर्म कोड के विषय में कहा इंस्टीट्यूशनल राइट ओवरराइड इंडिविजुअल चॉइस। किसी भी व्यक्ति की चॉइस के ऊपर, किसी भी व्यक्ति के चॉइस के ऊपर प्रिवेल करता है इंस्टीट्यूशन का राइट, यानी कि इंस्टीट्यूशन तय करेगा मेरी यूनिफॉर्म क्या होगी। आपके जो व्यक्तिगत राइट हैं, जिनको आप पर्सनल फंडामेंटल राइट कहते हैं, वो स्कूल की बाउंड्री के बाहर होंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी जैनब चौधरी के मामले में यही कहा था, कॉलेज ड्रेस कोड रेगुलेशन के विषय में, यूनिफॉर्म पॉलिसी फॉर कैंपस डिसिप्लिन, इसको आपको पालन करना पड़ेगा। और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुकैना रिजवी वही विषय लेकर गई। उन्होंने कहा कि साहब 2004 से लेकर और इतने तक, मैं चौथी से लेकर 8वीं तक पढ़ी, तब तक मैं हिजाब पहन कर जाती थी, मैं वो बुर्का पहन कर जाती थी, और मैं ये करके जाती थी। और अब मैं जब स्कूल में 9th में पहुंची हूं तो वहां पर ये मुझे कपड़े नहीं पहनने दे रहे हैं, मेरे घर वाले मुझे वहां जाने नहीं दे रहे हैं, और मेरे घर वाले जाने नहीं दे रहे। मेरा एजुकेशन जो है, राइट टू एजुकेशन मेरा फंडामेंटल राइट है। अब चूंकि राइट टू एजुकेशन मेरा फंडामेंटल राइट है, इसलिए मुझे ये अनुमति वहां दी जाए कि मैं इसका पालन कर सकूं। ये बात ऑनरेबल हाई कोर्ट में उन्होंने लगाई। हाई कोर्ट में 2 जजेस की बेंच बैठी। 2 जजेस की बेंच ने, उसमें ऑनरेबल जस्टिस MM मुनीर, शायद उनका नाम है या क्या नाम है, जस्टिस मुनीर, उनकी अध्यक्षता की बेंच थी, और एक हिंदू जज भी उसमें थे। उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा ये नॉन एजेंशियल प्रैक्टिस है बच्चा, ये कोई एजेंशियल प्रैक्टिस नहीं है इस्लाम की, कि नहीं हिजाब के बगैर इस्लाम चल नहीं सकता। एजेंशियल प्रैक्टिस उसको कहते हैं जो कि जिसके बगैर इस्लाम नहीं हो सकता। अगर आप कोई कहे कि नहीं अल्लाह को मत मानो तो समझ में आता है ये एजेंशियल प्रैक्टिस है। कोई कहता है मोहम्मद को मत मानो, मैं समझ में आता है ये एजेंशियल प्रैक्टिस है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि अजान करूंगा मैं, तो अजान एजेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, लाउड स्पीकर एजेंशियल प्रैक्टिस नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ही ये बात पहले कह चुका था, और इसी बात को फिर हिजाब के मामले में, बुर्के के मामले में, यूनिफॉर्म के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिर से कहा। और ये जो पुराने वाले जजमेंट हैं जिनका मैं अभी हवाला दे रहा था, ये सारे पुराने जजमेंट उन्होंने फिर से इसमें रिकॉल किए हैं। ये पुराने जजमेंट रिकॉल करने का मतलब है ये जितने जजमेंटों की हम बात कर रहे हैं, ये सारे जजमेंट कर्नाटक हाई कोर्ट का, इसमें बाइंडिंग परसुएसिव उन्होंने कहा था भाई, 3 जजेस की बेंच का था। फिर इसमें केरला हाई कोर्ट के जजमेंट को भी कोर्ट किया उन्होंने, जस्टिस मुनीर ने। फिर उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट को भी इसमें क्लेम किया, जिसमें जैनब चौधरी या फिर फातिमा थेस्नीम, इनके जजमेंट को, और फिर रेशम वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक, इन सब को कोड करते हुए अब सुकैना रिजवी के मामले में सारी चीजें एक्सप्लेन करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने वो पूरा रीजनिंग दी। और हाई कोर्ट ने केवल रीजनिंग नहीं दी, हाई कोर्ट ने पूरा एक्सप्लेनेशन किया और बड़ा जजमेंट लिखा। मैं समझता हूं कि ऑनरेबल जस्टिस मुनीर को सैल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने बिरादरी से हटकर, बिरादरी से मतलब है कि जो विचार होता है एक, उससे हटकर नॉन एजेंशियल प्रैक्टिस अगर हैं तो नॉन एजेंशियल प्रैक्टिस उसको लिखा, और लिखकर तय कर दिया कि भाई देखो उत्तर प्रदेश के अंदर एटलीस्ट, क्योंकि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी मामला हिजाब का अगर आता है, स्कूल कॉलेज ने जो तय किया है वही सर्वोपरि है, उसको के ऊपर
कोई इसेंशियल प्रैक्टिस अगर नहीं है, इस्लामिक प्रैक्टिस नहीं है, इस्लाम की इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, तो फिर आप उसको कोर्ट में क्लेम नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि मुनीर और जैसे जो दूसरे जज साहब थे उनको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सच्चाई और ईमानदारी के साथ इस जजमेंट को लिखा। आपका क्या विचार है? आप क्या कहते हैं? कर्नाटक का 3 जजेस का जजमेंट था जो पलट दिया कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने। केरला में भी कांग्रेस सरकार बैठी, वो भी वहां पर कुछ पलट कर वो आया, और सुप्रीम कोर्ट गया था तो स्प्लिट वर्डिक्ट आई थी, जो कि अभी बड़े बेंच के पास जानी बाकी है। अभी जहां तक मुझे अंदाजा है, अभी तक बेंच सुप्रीम कोर्ट ने बनाई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बेंच बनाएगा 3 की या 5 की, लेकिन उससे पहले ये तमाम हाई कोर्टों के जजमेंट आ गए हैं जो कि सपोर्ट का काम वहां पर करेंगे। ये गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन जियो जो पास करती है राज्य सरकारें, ये इररिलेवेंट हो जाते हैं जजमेंटों के आगे। बाकी आपका क्या विचार है? आपको क्या लगता है? आपकी क्या रीजनिंग है? आपकी क्या ग्रीवांसेस हैं? आप क्या लिखना चाहते हैं? आप क्या बताना चाहते हैं? या फिर आपके पास भी इसका कोई रीजनेबल रेशियो है तो मुझे लिखकर यहीं चैट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारी टीम उसको छांट कर अगर उचित होगा तो उसको अगले किसी एपिसोड में उसको कवर करेंगे, किसी इलेक्शन में कवर करेंगे, और अगर नहीं होगा तो एटलीस्ट मुद्दा तो हमारे पास तक पहुंच ही जाएगा। आपका इंतजार रहेगा कि आप उस पर लिखें और मुझे संपर्क करें कमेंट बॉक्स के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।